अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो थर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट में फिज़िक्स का जो चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको उसके की पॉइंट्स में तमाम प्रोग्राम्स की बुक से डिस्कस करूँगी, लेकिन उस 2021 के सिलेबस को फॉलो करूँगी पीएमसी के, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। उसके बाद जो है हम फर्स्ट टॉपिक जो मेंशन है पीएमसी 2021 के सिलेबस में ओहम्स लॉ पे हम जो है उसको डिस्कस करने जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाई वोल्टेज ऑफ पावर स्टेशन, जो हाई वोल्टेज होता है पावर स्टेशन का इन पाकिस्तान में कितना है 5x.5 वोल्ट्स। ये जो है एमसीक्यूज में आ चुका है। सो इसको जो है नोट डाउन कर ले कि जो हाई वोल्टेज है पावर स्टेशन का पाकिस्तान में वो 5x.5 वोल्ट्स है, ठीक है। इन पाकिस्तान इन होम्स दी इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म टू 220 वोल्ट्स, जबकि पाकिस्तान में घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफ़र की जाती है वो कितनी होती है 220 वोल्ट होती है। ये तो आपको बखूबी इसका पता होगा कि हमारे जो घरों तक आती है इलेक्ट्रिसिटी वो कितने वोल्ट की होती है, वो होती है 220 वोल्ट की, ठीक है। और बाकी जो पावर स्टेशन में यूज़ होती है वो तो हाई वोल्टेज यूज़ होता है जो कि 5x.5 वोल्ट होता है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक, एल जो है इलेक्ट्रिक शॉक है वो जनरेट इलेक्ट्रिक शॉक्स ऑफ 600 वोल्ट। और जो इलेक्ट्रिक शॉक्स जो होते हैं जो कि जनरेट किए जाते हैं वो कितने वोल्ट के होते हैं 600 वोल्ट्स के होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था और इससे तो आप बखूबी वाकिफ़ ही होंगे। सो फिर भी मैंने इसको जो है गो थ्रू करवा दिया। सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक फर्स्ट टॉपिक पर जो कि ओहम्स लॉ के नाम से है, ठीक है। सो ओहम्स लॉ को जो है डिस्कस करते हैं। ओहम्स लॉ, मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूँ, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ओहम लॉ, जो बहुत ही आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे ओहम्स लॉ से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का जो कि किस नाम से है ओहम्स लॉ से है, ठीक है। ओहम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन वी क्या है यहाँ पे वोल्टेज है, नॉट वेलोसिटी, ठीक है। ये वी जो है ये वोल्टेज है, ठीक है। जो रिलेशन होता है वोल्टेज के दरमियान, आई मीन करंट के दरमियान एंड आर मीन रेजिस्टेंस के दरमियान, ठीक है। वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसको जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था किसने, मतलब किसने इसको दरियाफ़्त किया था, बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम, ठीक है। इन्होंने जो है फर्स्ट इसको इसके रिलेशन को वोल्टेज का करंट का और रेजिस्टेंस का जो आपस में रिलेशन बनता है उसको जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो ओहम ने किया था। और किस सन में किया था 1826 में किया था इन डीसी करंट मीन डीसी करंट में था, ठीक है। सो 1826 में किया था और ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से करंट में किया था, डीसी करंट था। और रिलेशन जो था वो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस इनके दरमियान, ये लो जो है ये बेसिकली इसके रिलेशन को शो करता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, जो मैग्नीट्यूड होती है ना करंट की, ठीक है, इन मेटल्स में इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड होती है करंट की, करंट मीन आई की, मेटल्स मीन धात में जो मैग्नीट्यूड होती है करंट की मीन किसी भी मेटल से जो करंट पास करता है, ठीक है, जितना करंट पास करेगा जितना मैग्नीट्यूड पास करेगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड वोल्टेज के। मीन जितनी आप उस मेटल को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ही उससे क्या होगा, करंट जो है वो उससे पास आउट होगा। इसी वजह से कहते हैं कि करंट का और वोल्टेज का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्हेंस होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें क्या शर्त है कि टेम्परेचर मीन टी जो है मस्ट कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। सो ये जो था, मैं यहाँ अभी मेरे पास यहाँ पेन है, सो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो मैग्नीट्यूड होता है
मीन फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी आपको समझाया वो ये है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। मीन अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मगर आप अगर आप किसी मेटल, ठीक है, मेटल पे वोल्टेज जो आप अप्लाई करते हैं अगर आप उसको ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 20 वोल्टेज दे रहे थे, ठीक है, पहले, और 20 ही मैग्नीट्यूड में करंट जो है वो गुजर रहा था 20 एम्पेयर, और 20 ही वोल्ट आप वो वोल्टेज दे रहे थे और 20 ही करंट गुजर रहा है, ऐसी बातें प्रोपोर्शनल है। और अगर आपने 20 वोल्टेज से 40 वोल्टेज कर दिया, 40 वोल्ट कर दिया, 20 से 40 वोल्ट कर दिया, तो ये करंट भी 20 से 40 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन ये होता है। लेकिन इसमें, और ये किस में होता है, ये बात मस्त पता होनी चाहिए, मेटल्स में होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाता है कि ये रिलेशन किस में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, या मेटलॉइड्स में, या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। तो ये मेटल्स में ये रिलेशन जो है ओहम्स ने बताया था। और दूसरी बात जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि टेम्परेचर जो है इसमें कांस्टेंट होगा। ठीक है, टेम्परेचर की बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होता तो फिर ये अलग कंडीशन होगी, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि एक तो मेटल्स में होता है ये रिलेशन, मेटल्स को रखते हुए मैंने यहाँ बताया है आपको ये रिलेशन, और एक ये कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा गया है। डायमेंशन डिपेंड्स अपॉन नेचर। जो डायमेंशन होती है ना वो डिपेंड्स करती है किस पर, नेचर पर। डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, ये कह रहे हैं कि जो डायमेंशन होते हैं ना वो नेचर पर डिपेंड करते हैं, क्या है वो किस नेचर का है, कितनी डायमेंशन है, क्या फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की, उस पर जो है ये सारी चीज़ें डिपेंड आउट करती है। ठीक है, फॉर कंडक्टर डेट ओबे ओहम्स लॉ, और कंडक्टर के लिए जो है मतलब कंडक्टर के लिए हम कह सकते हैं कि कंडक्टर जो है वो ओबे करते हैं किसको, ओहम्स लॉ को। ठीक है, नॉन कंडक्टर ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ये एमसीक्यूज में आ चुका है कि ओहम्स लॉ को कौन ओबे करता है, तो कंडक्टर जो है ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। अ ग्राफ ऑफ आई एंड वी ए स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू अ ओरिजिन, ये कह लेंगे अगर हम ओहम्स लॉ जो इसने लॉ दिया है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेज के, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट के, अगर हम इसके दरमियान ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जब भी कोई दो चीज़ें जब भी किसी दो चीज़ों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है। ये बात जहन नशीन कर लें। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, एक्चुअली मेरे पास पेंसिल नहीं है क्योंकि बुक पे पेन से लिखना सही नहीं होता सो अभी मैं उड़ नहीं सकती तो मैं इसी से बना देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वी है, ये आई है, और इसका ग्राफ जो है देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, सो द स्लोप ऑफ लाइन फॉर ओहमिक कंडक्टर इज tan थीटा आई अपॉन वी एंड आई अपॉन आर। अब ये जो है ना, ये द स्लोप ऑफ लाइन फॉर ओहमिक कंडक्टर, अब ये जो आई प्रोपोर्शन है वी के प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, एक कांस्टेंट लगाना होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, मैं ज़रा एक पेज पे लिख लूँ कि यहाँ पे बुक गंदी हो रही है, 2 मिनट रुके। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो है हमारा लॉ है, ओहम्स लॉ हमें कहता है कि मैं आपको ओहम्स लॉ के बारे में बता रही थी, पता नहीं ये ब्लर क्यों हो रही है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, रोशनी पड़ रही है, क्या हो रहा है ये। चलिए मैं यहाँ ये लिख लूँ, ओहम्स लॉ का रिलेशन मैंने क्या बताया कि, ठीक है, वी प्रोपोर्शन है आई के, या फिर ब्लर हो रही है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आई प्रोपोर्शन है वी के। अब इस प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए बात मैं बता चुकी हूँ, जब भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमें जो है एक कांस्टेंट लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ ओहम्स लॉ में हम कौन सा कांस्टेंट लेंगे, यहाँ हम लेंगे आर।
पता नहीं क्यों ब्लर हो रही है। यहाँ हम कांस्टेंट लेंगे आर। तो हमने क्या किया, वी इज इक्वल टू, ये हमने प्रोपोर्शन की जगह जो है हमने आर जब लिखा तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आया, ठीक है, और आई जो है एज इट इज़ आया, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो कह रहे हैं कि अब ये अगर आप आर और ये हो जाएगा वी अपॉन आई, ठीक है, ये इस तरह से हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है कि स्लोप ऑफ लाइन फॉर ओहमिक कंडक्टर इज टेन थीटा, इज टेन थीटा आई अपॉन आर। अगर आप आर को करवाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आई अपॉन वी, और ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आर, और इसके साथ टेन थीटा आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि टेन थीटा आई अपॉन वी या आई अपॉन आर, जो कि मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं बोल ही जा रही हूँ। देखें, ये मैं समझ रही, वहाँ नज़र आ रहा है, और ये आर कांस्टेंट लगाया हमने, ठीक है। अब ये जो है ये इसको तो छोड़ दें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कि डिवाइड में हो जाएगा, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे डिवाइड। तो ये जो है ये चीज़ जो है जो मैं समझाना चाह रही थी, जो कि यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो ओहम लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ओहम्स लॉ जो है ये वैलिड नहीं होता तमाम कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए। कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए ये वैलिड होता है, तमाम कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए ये ओहम्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। दोज मटेरियल विच डू नॉट फॉलो ओहम्स लॉ, वो मटेरियल जो कि फॉलो नहीं करते ओहम लॉ को, आर कोल्ड नॉन ओहमिक मटेरियल्स, ठीक है। मतलब वो मटेरियल्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो वैलिड नहीं हो पाते हैं, ठीक है, मतलब ओहम लॉ पर वैलिड नहीं हो पाते। जिस तरह ओहम लॉ कहता है कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है करंट के, तो वो कंडक्टिव मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं हम देखा गया। सो इस वजह से जो है ये बात हम कह रहे हैं कि मतलब वो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। दोज मटीरियल्स विच डू नॉट फॉलो ओहम्स लॉ, सो इस वजह से हम उसे कह रहे हैं कि वो नॉन ओहमिक मटीरियल्स हैं, ठीक है। मीन हम उसे नॉन ओहमिक मटीरियल्स कह रहे हैं क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहे ओहम्स लॉ को। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा फिलामेंट्स, बल्ब्स हो गए, थर्मिस्टर हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, और डायोड हो गया। ये सब जो है नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैं। और ये जो है एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि फिलामेंट बल्ब जो है नॉन ओहमिक मटेरियल है या ओहमिक मटेरियल है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि फिलामेंट बल्ब जो है वो एक नॉन ओहमिक मटेरियल है, ठीक है। इस तरह से थर्मिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर, डायोड, ये सारे जो है नॉन ओहमिक मटेरियल है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये सारा जो है मैंने आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें थी और जो कि मैंने काफ़ी टाइम लगाया इस पर, ताकि आप लोग को बेसिक समझ आ जाए इसकी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने ये सारी चीज़ें मेमोराइज़ कर ली है। फिर भी अगर आप लोग के माइंड में कोई भी कंसर्न हो अबाउट दिस लेक्चर, सो कमेंट करें, ठीक है, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। और ओहम्स लॉ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि पीएमसी 2021 के सिलेबस में था। अच्छा, स्टूडेंट के माइंड में ये भी है कि भाई 2021, हमें तो 2022 का सिलेबस चाहिए। तो बेटा वो 2022 का सिलेबस तो बहुत बाद में आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है और वो 2021 में उसको पेपर देना था और उसके पास पीएमसी का 2022 का सिलेबस था, तो फ़िलहाल उसने उसी को फॉलो किया था क्योंकि 10% चेंज आता है, ठीक है, बाकी पूरा एज इट इज़ ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद 2021 उसका सिलेबस जो है काफ़ी बाद में आया, ठीक है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ज़रा सी चेंजेस हुई थी। इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग फ़िलहाल जो है 2021 के सिलेबस को फॉलो करें क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। और ये जो है मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, मैं कम्युनिटी पेज पे भी डाल दूँगी। सो ये हमारा उसका फर्स्ट टॉपिक ओहम्स लॉ जो है कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।